पूजा अपने घर में आराम से सो रही होती है कि तभी पूजा की सास सरिता कीर्तन से प्रसाद लेकर घर आती है और देखती है कि पूरा घर बिखरा हुआ था। ये क्या है? घर में अब तक कुछ काम नहीं हुआ क्या? ये मेरी बहू से एक तिनका यहाँ से वहां नहीं किया जाता। सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं घर में बहू के होते हुए। आज इसकी ऐसी खबर लूंगी कि अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छे समझ आ जाएगा कि सास मैं ही हूँ, उसे मेरी सास बनने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता तुरंत अपनी बहू के कमरे में जाती है और देखती है कि पूजा सो रही थी। अरे ओ महारानी, सुबह अब तक हुई नहीं है क्या? कुछ शर्म कर ले। तेरे होते हुए सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अरे और कब तक मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा और तू आराम फरमाती रहेगी? माँ जी सोने दो ना, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है उठने का। जब टाइम होगा तब मैं उठ जाऊंगी। आप मुझे डिस्टर्ब मत करो और सोने दो। तेरी तो नींद कभी पूरी नहीं होगी। पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण आई है हमारे घर में। अरे बहू, 1 बज रहे हैं, अब तक तुझे सोना ही है क्या? अब तू अपने मायके में नहीं रही, तेरी शादी हो चुकी है अब। माँ जी मुझे पता है कि मेरी शादी हो गई है और अब मैं अपने ससुराल में हूँ, लेकिन मैं किसी के लिए खुद को क्यों बदलूं? मुझे नहीं लगता कि मुझ में कोई बुराई है या कोई भी कमी है। हाँ हाँ बहू, तू तो मेरी प्यारी बहू है। चल चल, सुबह हो गई है, अब उठ जा मेरी प्यारी बहू। देख, घर का काम करना है। अब हम दोनों सास बहू मिलकर पूरा घर साफ कर देंगे। देख कितना गंदा पड़ा है, अच्छा नहीं लगता ना बहू? सरिता बेचारी थी तो सास ही, लेकिन उसकी बहू सरिता की एक बात नहीं सुनती थी। और काम चोर तो इतनी थी कि काम ना करना पड़े इसलिए वो बड़े से बड़े बहाने बनाती रहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सूरज फैक्ट्री से काम जल्दी खत्म करके घर वापस आ जाता है। अरे क्या बात है सूरज बेटा, आज तो इतनी जल्दी घर आ गया। वैसे तो इतने फोन करते रहो लेकिन आना नहीं होता ना। चल अच्छा है आ गया है तो बता, खाना क्या बनाऊं मैं तेरे लिए? माँ खाना आप क्यों बना रही हो? पूजा कहाँ है? उसे बोलो ना, वो खाना बना देगी। आप आराम करो। वाह, अभी तक तू अपनी बीवी को अच्छे से जान नहीं पाया है क्या? अरे तेरी बीवी एक तिनका यहाँ से वहां नहीं करती और तू बोल रहा है कि वो खाना बनाएगी। रहने दे बेटा। माँ लेकिन ये तो गलत बात है ना। अब ये आपकी उम्र थोड़ी ना है घर में कामकाज करने की। अब आपकी उम्र है आराम करने की, अपनी बहू पर हुक्म चलाने की, और आप ये सारा काम कर रही हो। मेरा प्यारा बेटा, तूने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। चल अब तूने सोच लिया है तो ये सारी बातें अब तू अपनी बीवी से भी बोलियो कि क्यों उसके होते हुए मुझे काम करना पड़ रहा है। सरिता तुरंत अपनी बहू को वहाँ बुलाती है और सूरज बोलता है, पूजा ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे होते हुए मेरी माँ घर का काम कर रही है, खाना बना रही है, और तुम मेरी माँ को इस उम्र में इतना सारा काम करने पर मजबूर कर रही हो। आखिर तुम्हें ये सब कुछ शोभा देता है क्या? सूरज जी मेरी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर भी आ रहे हैं। अब भी बहुत मुश्किल से मैं अपने कमरे से बाहर आ पाई हूँ। अगर मुझे जरा सा भी ठीक फील हो रहा होता तो मैं माँ को एक काम नहीं करने देती। बहू, तू खुद ही बता देना फिर कि तेरी तबीयत कब ठीक होगी, क्योंकि जब से तू शादी करके इस घर में आई है तब से तो मैं तुझे बीमार ही देख रही हूँ। अभी तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो पाई है। माँ जी आपको भले ये सब मजाक लग रहा हो, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है कि उसका क्या हाल है। मैं कोई झूठ तो बोलती नहीं हूँ और ना ही झूठ बोलने की आदत है मेरी। तो तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? एक काम करो, ये सब यहीं छोड़ो। पूजा तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, अब वहीं कुछ पता चलेगा। नहीं नहीं, डॉक्टर से मेरी दवाई चल रही है, दूसरी दवाई की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने यही कहा है कि मुझे आराम की जरूरत है। पूजा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। पूजा की काम चोरी सबको अब साफ साफ दिखाई देती है। इसलिए कुछ दिनों बाद सूरज एक पिज्जा की स्टॉल लगाता है और पिज्जा की स्टॉल के पास सरिता और पूजा को लेकर जाता है। ये क्या सूरज जी, आपके फैक्ट्री की नौकरी छोड़कर ये पिज्जा बेचने लग गए हैं? उस नौकरी में क्या परेशानी थी, वो क्यों छोड़ दी? हमें कुछ बताया क्यों नहीं आपने इस बारे में? अरे मैंने कोई नौकरी नहीं छोड़ी है। वो तो अब हमारे घर के खर्चे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं और आमदनी कम हो गई है, तो मैंने सोचा अब से पूजा तुम पिज्ज़ा बेचने का काम शुरू कर दो। मैंने शादी से पहले एक बार तुम्हारे हाथ का पिज्ज़ा खाया था। तुम बहुत अच्छा पिज्ज़ा बनाती हो। नहीं नहीं, वो तो शादी से पहले की बात थी ना, अब कैसे? अरे मुझे तुम पर पूरा विश्वास है
कि तुम सब कुछ अच्छे से कर सकती हो। यहाँ स्टॉल में खड़े होकर या जैसे भी तुम्हें ठीक लगे वैसे तुम पिज़्ज़ा बनाना। इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है इसलिए तुम पिज़्ज़ा खाओगी भी नहीं। सूरज ने अब पूजा की पिज्जा स्टॉल तो शुरू करवा ही दी थी, लेकिन पूजा यहाँ भी अपनी काम चोरी वाली हरकतों से बाज नहीं आती और यहाँ भी काम से जी चुराती। ऐसे ही एक दिन पूजा के स्टॉल पर विमला नाम की एक औरत आती है और बोलती है, अरे वाह, ये तो नई स्टॉल लग रही है पिज्जा की। कई दिन हो गए हैं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं लेकर गई हूँ। चलो आज यहीं से पिज्जा ले जाती हूँ। अरे पिज्जा वाली, तुम्हारे पास पनीर पिज्जा होगा क्या? नहीं मैडम जी, थोड़ी देर पहले ही पनीर खत्म हुआ है, इसीलिए हमारे पास पनीर पिज्जा तो नहीं है। अगर आपको पनीर पिज्जा खाना है तो आप कहीं दूसरी दुकान पर चली जाइए। अब दूसरी किसी जगह पर क्यों ही जाना, एक काम करो, आप प्याज और शिमला मिर्च वाला पिज्जा बना के पैक कर दो, वो भी तो मेरे बच्चों को पसंद ही आएगा ना। माफ करना मैडम जी, लेकिन हमारे यहाँ शिमला मिर्च और प्याज का पिज्जा बनता नहीं है। अरे ये कैसी स्टॉल है? तुमने लिखवाया तो है कि यहाँ पे हर तरह के पिज्जा मिलते हैं, और अब जब पूछ रही हो तो सब सुना रही हो। चलो ये छोड़ो और खुद ही बता दो यहाँ पे कौन सा पिज्जा मिलेगा। माफ करना, अभी तो आपको कोई पिज्जा नहीं मिलेगा। वो क्या है ना, पिज्जा की ब्रेड खत्म हो गई है। अब पिज्जा के लिए लेयर ही खत्म हो गई है तो पिज्जा कैसे बन सकता है? एक काम करो, आप ये स्टॉल ना बंद कर दो। खोल के रखी है लोगों का टाइम खराब करने के लिए। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। विमला काफी कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। पूजा आगे भी ऐसे ही करती। जो ग्राहक वहाँ आते तो पूजा उन्हें पिज्जा खिलाती ही नहीं थी, इसलिए कमाई भी हो ही नहीं रही थी। पूजा क्या बात है, इतने दिन हो गए तुम्हें पिज़्ज़ा स्टॉल लगाए हुए और अब तक स्टॉल से 1 रुपया भी नहीं आया। तुम वहाँ पूरा दिन करती क्या हो आखिर? अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो ग्राहक आने का इंतजार ही करती हूँ ना। लेकिन लोगों को तो बड़ी बड़ी जगह का ही पिज्जा खाना पसंद है, कोई ग्राहक ही नहीं आता। पूजा का रोज ऐसे ही झूठ चल रहा था। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सरिता अपने बेटे से कहती है, बेटा, बहू जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है, वरना एक साथ पूरी दुनिया तो अमीर नहीं हो सकती ना। मुझे लगता है हमें छुप छुप के उस पर नजर रखनी पड़ेगी कि आखिर वो स्टॉल पर करती क्या है। माँ, मुझे भी यही लगता है कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। सरिता और सूरज दोनों पूजा की पिज्जा स्टॉल पर ही दूर से नजर रखते हैं। उन दोनों को अब साफ दिख रहा था कि ग्राहक आ तो रहे हैं, लेकिन बिना पिज्जा खाए और लिए जा रहे हैं। तभी सरिता और सूरज मुंह ढक के आते हैं। एक पनीर पिज्जा बना दो। पिज्जा लेयर खत्म हो गई है, पिज्जा नहीं बन सकता अब। पूजा की बात सुनकर दोनों अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हैं। इसका मतलब हमारा शक सही था, तुम यहाँ भी काम चोरी ही कर रही हो। आप दोनों यहाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सच में यहाँ काम करती हूँ। बहू, सच हमने खुद अपनी आंखों से देखा है और फिर तुझे आजमाने के लिए हम मुंह ढक के पिज्जा भी लेने आए थे। मुझे माफ कर दो, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें काम चोरी बहुत पसंद है ना, तो अब अगर तुम्हें सच में अपने किए हुए पर पछतावा है और माफी मांग रही हो तुम, तो अब इसी स्टॉल से 1 महीने तक 10,000 रुपए कमा कर दिखाओ। सूरज की बात सुनने के बाद अब पूजा हर रोज स्टॉल लगाती है और खूब मेहनत करती है, लेकिन पूजा 1 महीने में 10,000 नहीं कमा पाती। ये देखकर कि पूजा मेहनत कर रही है तो उसे माफ कर देते हैं। सीता और गीता दोनों ही जुड़वा बहनें थी। अगर सीता को हंसी आती तो गीता को भी जोर से हंसी आती, और अगर गीता को रोना आता तो सीता भी गीता के साथ रोती। समय के साथ सीता और गीता दोनों की ही उम्र शादी की हो चुकी थी, पर दोनों बहनें एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी। बस इसलिए सीता और गीता के माता पिता उन दोनों के लिए एक ही घर में रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन दोनों के लिए कहीं भी कोई रिश्ता नहीं मिलता। बस इसी बात से परेशान सीता और गीता की माँ अपने सर पर हाथ रखकर अपने पति से कहती है, अजी, हमारी बेटियां अब शादी लायक हो चुकी हैं, पर उनके लिए तो कहीं भी रिश्ता नहीं मिल रहा है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है इनकी शादी की। भाग्यवान, चिंता करने से क्या होगा? तुम तो जानते ही हो ना, चिंता चिता के समान होती है। अरे क्या चिंता करने से हमारी बेटी के लिए रिश्ता मिल जाएगा? नहीं ना, तो फिर क्यों चिंता कर रही हो? बस समय के साथ इनकी शादी हो जाए यही सही है, नहीं तो इनकी बढ़ती उम्र के साथ कौन इनसे शादी करेगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनकी दोनों बेटियां उनकी बातें सुनते हुए उनके पास आती हैं और दोनों समझाते हुए कहती हैं, माँ, अब हमारी चिंता मत करो, हमारी शादी जब लिखी होगी ना तब हो जाएगी।
हाँ माँ, सीता बिल्कुल सही बोल रही है। और वैसे भी चिंता लेने से ना तो हमारी शादी हो जाएगी, ना ही कोई अच्छे घर से रिश्ता आएगा। दोनों बेटियों की बात सुनकर उनकी माँ उन्हें गले लगा लेती है। समय गुजरता है और एक दिन एक पंडित सीता गीता के घर आते हैं और उनके माता पिता से कहते हैं, जजमान, जैसा घर और वर आप चाहते थे हमारी बेटी के लिए, बिल्कुल वैसा ही घर और वर ढूंढ कर लाया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी। वैसे लड़का करता क्या है? और वो दोनों एक ही घर के हैं ना? जजमान, मैंने भी आपको बोला कि जैसा घर और वर आपको चाहिए था वैसा ही घर और वर ढूंढ कर लाया हूँ। और हैरानी की बात पता है क्या है? जैसे हमारी बेटियां हूबहू एक जैसी हैं, ठीक वैसे ही दोनों लड़के भी एक जैसे हैं, वो भी हूबहू, शकल से भी, बातों से भी, आवाज से भी बिल्कुल एक जैसे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मैं भी इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। हाँ हाँ पंडित जी, बिल्कुल बढ़ाओ। एक तो इतनी मुश्किल से हमें एक घर में 2 लड़के मिले हैं। अब अगर हमने इनसे भी बात नहीं की तो कहीं ऐसा न हो कि ये रिश्ता हमारे हाथों से चले जाए। अब क्या था, पंडित सीता और गीता की शादी की बात आगे बढ़ाते हैं और बहुत जल्द अब सीता की शादी मोहन और गीता की शादी सोहन से हो जाती है। यहाँ से शुरू होती है सीता और गीता की नई जिंदगी। सीता और गीता अपने कमरे में घूंघट में अपनी सेज पर बैठी होती हैं। तभी गीता के पास मोहन आ जाता है और सीता के पास सोहन। गीता का हाथ पकड़कर मोहन उससे कहता है, तुम्हें पता है, जैसे तुम दोनों बहनें एक जैसी हो ना, ठीक उसी तरह से हम दोनों भाई भी हैं। हमारी आवाज, हमारी शक्ल, सब कुछ हूबहू एक जैसा ही है। भगवान ने हमारी शादी भी करवाई तो कैसे, जो हमारी तरह ही है। सीता, मैं सच में तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मोहन की बात सुनकर गीता उसके हाथों से अपना हाथ छुड़वा लेती है। ये देखकर मोहन उससे कहता है, क्या हुआ सीता, तुमने मुझसे अपना हाथ क्यों छुड़वा लिया? क्योंकि मैं सीता नहीं गीता हूँ। गीता की ये बात सुनकर मोहन पीछे हट जाता है और कहता है, तो तुम अगर गीता हो तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मेरी पत्नी सीता कहाँ है? मुझे क्या पता ये तुम्हारा कमरा है। अगर मुझे पता होता तो मुझसे ऐसी गलतफहमी होती ही नहीं। अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब सोहन के पास सीता है। मुझे अभी सोहन के पास जाना पड़ेगा। जहाँ मोहन गीता से बात कर रहा था तो वहीं सीता और सोहन एक साथ बैठे हुए थे। सोहन सीता का घूंघट उठाता है और उसकी आंखों को देखकर वो उससे कहता है, गीता, सच में तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है। तुम्हारी इतनी सुंदर आंखें देख के तुम्हारी आंखों में खो जाने का मन कर रहा है। सच में तुम तो बहुत सुंदर हो। मोहन, सच कहूँ तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। एक मिनट गीता। मोहन, मैं मोहन नहीं हूँ। हाँ तो मैं भी गीता नहीं हूँ। सोहन अब जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और अपने कमरे के बाहर आता है, जहाँ वो देखता है मोहन भी उसके पास ही आ रहा है और उसके पीछे गीता भी है। ये देखकर सोहन मोहन से कहता है, थैंक गॉड मोहन कि तुम यहाँ हो। हाँ, और अच्छा हुआ समय रहते तुमने दरवाजा खोल दिया। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों अपना कमरा कैसे भूल सकती हो। मोहन जी, हमें यहाँ आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तो और हमें अपने कमरे तक कोई लेकर भी नहीं आया। इसमें गलतफहमी नहीं होगी तो क्या होगी? ऐसे में गलतफहमी होना तो जायज ही है ना। हाँ, सीता बिल्कुल सही बोल रही है। वो सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गीता और सीता की सास कुंती भी आ जाती है और उनको इस तरह से बाहर देखकर वो कहती है, तुम चारों ये इस तरह झुंड बना करके बाहर खड़ी हो? तुम सभी को नींद नहीं आ रही है क्या? माँ, नींद कैसे आएगी? हमारी पत्नी ही हमारे पास नहीं थी। क्या मतलब? मैंने दोनों बहुओं को उनके कमरे दिखा तो दिए थे। हाँ माँ, आपने दिखाए थे, पर हो सकता है ना कि आप भी कंफ्यूज हो गई हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, पर कोई बात नहीं। अब तुम्हें सब कंफर्म हो गया ना? चलो चलो चलकर अब सो जाओ। कुंती की बात सुनकर अब सभी सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही अब समय गुजरता है और समय के साथ दोनों बहनें अपने ससुराल की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती हैं। ऐसे ही एक दिन गीता किचन में काम कर रही थी। तभी मोहन किचन में आता है और गीता को पीछे से पकड़कर उसे कहता है, सीता, तुम्हारे ऊपर ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आया हूँ। तुम उस सरप्राइज को देखोगी ना तो सच में उछल जाओगी। ओफो, फिर से आप धोखा खा गए। मैं आपकी सीता नहीं बल्कि गीता हूँ
आपकी सीता ऊपर छत पर कपड़े उतारने गई है। ओ सॉरी भाभी, गलती से गलत इंसान को पकड़ लिया। कोई बात नहीं, चलो मैं आपको आपकी पत्नी के पास ले चलती हूँ। गीता और मोहन अब छत पर जाते हैं, जहाँ गीता सोहन और सीता को एक साथ देखती है। सोहन ने सीता को अपनी बाहों में भरा हुआ था और वो उसकी जुल्फे उसके चेहरे से हटा रहा था। तभी गीता सोहन को आवाज लगाते हुए बोलती है, सोहन जी, वो आपकी साली होने के साथ साथ आपके भाई की पत्नी भी है, इसलिए अब आप उसको छोड़ दीजिए। गीता की बात सुनकर सोहन गीता की तरफ देखता है और जल्दी से गीता को छोड़कर खुद के सिर पर हाथ रखकर कहता है, ओ शिट, फिर से गलती हो गई, आई एम सॉरी। इतना बोलकर सोहन शर्मा जाता है और वो वहाँ से अपना मुंह नीचे किए अपने कमरे में चला जाता है। समय गुजरता है। ऐसे ही एक रात गीता अपने बाथरूम से बाहर आती है और मोहन को अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहती है, सोहन, तुम कितने बिजी रहते हो, अरे जरा मुझ पर भी तो ध्यान दे दिया करो। मोहन कुछ बोल पाता उससे पहले ही गीता उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखकर उसे चिप करवाते हुए कहती है, श्श, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आज तुम नहीं बल्कि मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। गीता मोहन के और करीब आ जाती है। उससे पहले ही सोहन वहाँ आ जाता है और गीता और मोहन को इतना पास देखकर वो गीता के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, गीता, ये क्या कर रही हो तुम मेरे भाई के साथ? भाई, तुम मोहन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं मोहन हूँ। भाभी, मुझे कुछ बोलने तो देती। मैं यहाँ भाई के पास ऑफिस के काम से आया था। मुझे भाई से एक चिप लेनी थी, बस इसलिए आया था। और भैया ने वो चिप बाहर हॉल के कबर्ड में रखी थी, भैया वही लेने गए थे। सॉरी, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, जब हमसे गलती हो सकती है तो तुम भी तो इंसान ही हो। मोहन अब अपने कमरे में चला जाता है, पर ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही थी। बस इसलिए अब वो दोनों भाई अपने साथ अपनी पत्नियों के हाथ पर अपने अपने नाम का टैटू बनवाने की ठान लेते हैं और अगले ही दिन वो चारों टैटू शॉप पर जाते हैं और एक दूसरे के नाम का टैटू बनवा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती। सीरत दिल से तो सबकी मदद करने वाली लड़की थी, लेकिन उसका मदद करना हमेशा सबके लिए मुसीबत बढ़ाने वाला काम करता था। ऐसे ही एक दिन जब उसकी सास कमला छत पर कपड़े सुखा रही होती है, तो अचानक कपड़े सुखाने वाली रस्सी टूट जाती है, लेकिन कपड़े जमीन पर गिरे उससे पहले कमला रस्सी पकड़कर अपनी बहू को आवाज लगाती है, अरे सीरत बहू कहाँ है? जल्दी ऊपर आ, जल्दी। अपनी सास की आवाज सुनकर सीरत भागते हुए छत पर जाती है और अपनी सास को रस्सी पकड़े देखकर कहती है, माँ जी, आप ऐसे रस्सी पकड़े क्यों खड़ी हैं? शाम तक कपड़े नहीं सूखेंगे तो क्या आप ऐसे ही खड़ी रहेंगी? हाँ, पागल हूँ मैं, तेरी भी हद है बहू। रस्सी टूट गई है, मेरी मदद कर, ये रस्सी पकड़, मैं कपड़े उतारू रस्सी से, वरना सारे कपड़े नीचे गिरेंगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अच्छा माँ जी, पकड़ती हूँ। सीरत अपनी सास की तरफ रस्सी पकड़ने जाती है, लेकिन उसकी खुद की ही साड़ी में उसका एक पैर अटक जाता है और वो सीधा अपनी सास के ऊपर जा गिरती है और इसके कारण कमला के हाथों से रस्सी भी छूट जाती है। अब सास बहू के साथ साथ सारे धुले कपड़े जमीन पर पड़े थे। कसम से बहू, तुम मुसीबत बढ़ाने वाली ही काम करती है। इससे अच्छा था कि मैं खुद ही किसी तरह कपड़े उतार कर रस्सी बांध देती, लेकिन तुझे बुलाने पर मुसीबत बढ़ी। कपड़े तो गंदे हुए ही, साथ में मेरी कमर, हाय वो भी दर्द कर दी मेरे ऊपर गिरकर। माफ करना माँ जी, मेरी गलती है। सीरत नीचे मुंह किए हुए सारे धुले कपड़े एक बार फिर से धोकर अच्छे से रस्सी बांधकर वापस से सुखा देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक सुबह सीरत का पति पवन अपनी फेवरेट वाइट शर्ट पहनकर तैयार हो रहा था। तभी वो देखता है कि उसकी शर्ट का एक बटन टूटा हुआ है, जिसके लिए वो सीरत को आवाज देता है, सीरत कहाँ हो? जरा आना यहाँ पर, काम है तुमसे। रसोई में पकोड़े बनाती सीरत पवन की आवाज सुनकर कहती है, इनको भी ना इसी वक्त बुलाना है, देख कर आती हूँ। सीरत बिना हाथ धोए ही कमरे में जाती है और पवन से कहती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? मेरे शर्ट में बटन लगा दो, आज एक ना बहुत बड़ी मीटिंग है और अपनी फेवरेट शर्ट पहन के जाना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात, दिखाना कौन सा बटन टूटा है।
सीरत इतना बोलकर पवन के करीब जाकर शर्ट को छूकर देखती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि उसके हाथ बेसन से सने थे, इसलिए पवन की शर्ट पर बेसन के हाथ लग जाते हैं और वो ये देखकर कहता है, अरे यार सीरत, तुम ना बार बार यही करती हो, मुसीबत कम करने की बजाय बढ़ा देती हो। बटन लगाने को बुलाया था, अब शर्ट भी गंदी कर दी तुमने। हाँ, माफ करना मुझे, मैं भूल गई थी कि मैं पकोड़े बना रही थी। लाओ शर्ट दो, मैं अभी धो देती हूँ और प्रेस से सुखा भी दूंगी। अब तो तुम रहने ही दो, मीटिंग आज है कल नहीं, जो यही समय बर्बाद करो। हाँ, दूसरी शर्ट पहननी पड़ेगी। पवन गुस्से में वो शर्ट उतारकर साइड फेंक देता है और उसका ये बर्ताव सीरत को बहुत तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन बेचारी क्या करती। करने तो मुसीबत कम ही आती है, लेकिन उसकी किस्मत के हर बार मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ जाया करती। लेकिन सिलसिला इतने पर ही नहीं रुकने वाला था। एक शाम सीरत मार्केट से सब्जियां लेकर आ रही होती है, तभी रास्ते में वो देखती है कि दो छोटे बच्चों पर एक कुत्ता भौंक रहा था। ये देखकर सीरत कुछ दूर खड़ी होकर बच्चे से कहती है, बच्चों डरो मत, मैं तुमको इस मुसीबत से निकालती हूँ। ये कुत्ता कुछ नहीं कहेगा, तुम जितना इससे डरोगे उतना डराएगा। ऐसे शांत करवाओ इसको। अले ले ले ले, इधर आओ। अरे आंटी वो काट लेगा, पागल है कुत्ता, बाद में मत कहना हमने फंसा दिया। बेटा तुम मुसीबत में हो और तुमको ऐसे देखकर भी मैं आराम से नहीं जा सकती ना, मैं तुम्हारी मदद करके ही जाऊंगी। और देखना ये कुत्ता कुछ नहीं करेगा। कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं और उनको बस जरा सा प्यार दो तो वो शांत हो जाते हैं। सीरत इतना बोलकर कुत्ते के पास बढ़ने लगती है और प्यार से ही उसके सर पर हाथ रखती है। कुत्ता उसके हाथ पर ही काट लेता है। घर आकर सीरत रोने में लगी हुई होती है। तभी उसकी ये हालत देखकर कमला कहती है, किसने कहा था झांसी की रानी बनने के लिए? वो कुत्ता तेरे चाचा का बेटा था जो उसको अले लेकर के शांत करवा रही थी। अब लगवाइए 14 इंजेक्शन पवन के साथ मिलकर। माँ जी मैं क्या करूँ, मेरी इंटेंशन तो मुसीबत कम करने की ही होती है, लेकिन हर बार मुसीबत बढ़ा के आ जाती हूँ, या तो अपने लिए या फिर दूसरों के लिए। अब रो मत, जो हो गया सो हो गया। वो तो शुक्र कर बच्चों का कि उसने पत्थर मारकर कुत्ते को भगा दिया, वरना और अच्छे से काट लेता तुझे। शाम को पवन के आने पर बेचारी सीरत डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा कर आती है, लेकिन उसका और मुसीबत का नाता तो ऐसा था जैसे विक्रम बेताल का। विक्रम जहाँ जहाँ जाता बेताल पीछे पीछे आता। ऐसे ही एक सुबह पड़ोसन के घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आंगन में झाड़ू लगा रही सीरत जैसे ही उसकी आवाज सुनती है, भागते हुए उसके घर जाती है, जहां वो अपनी पड़ोसन विमला को बिजली के स्विच से चिपका हुआ देखकर पास ही पड़ा एक डंडा उठाकर उसे छुड़ाने जाती है, लेकिन वो खुद भी उसी के साथ चिपक जाती है, क्योंकि जल्दबाजी में जो डंडा उसने उठाया था वो लकड़ी का नहीं बल्कि लोहे का था। कुछ देर में मोहल्ले के लोग आकर दोनों को अलग करवाते हैं, जहां कमला अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, विमला के घर तू बचाने आई थी या खुद चिपकने? माँ जी मैं तो बचाने आई थी, लेकिन जल्दबाजी में देखा ही नहीं कौन सा डंडा उठा लिया, लोहे का था या लकड़ी का। सीरत, तुमको तो घर के अंदर रहना चाहिए, किसी की मदद मत करो तुम, क्योंकि मुसीबत में जाती तो तुम मदद करने के लिए हो, लेकिन काम बिगाड़ के आ जाती हो। बस कर, एक तो वो करंट के झटके से पहले ही सदमे में है, ऊपर से तू उसको ऐसे सुना रहा है। चल बहू घर चल, विमला बहन आराम करना। कमला सीरत को घर तो ले आती है, लेकिन पवन के शब्द सीरत को चुभ जाते हैं, इसलिए वो ठान लेती है कि वो किसी की भी मुसीबत में मदद नहीं करेगी, क्योंकि वो जितना भी अच्छी इंटेंशन से मदद करती, मुसीबत बढ़नी ही है। जिसके चलते एक दिन जब रात के समय पूरा परिवार सो रहा था, तो चुपके से उनके घर में चोर घुस आते हैं। चोर बड़ी ही सफाई से घर साफ कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सीरत पानी पीने उठती है और चोरों को देख लेती है। ये देखने में तो चोर लग रहे हैं, लेकिन क्या करूं? वैसे ये मुसीबत की घड़ी है, पर अगर मैं कुछ करने की सोचूंगी तो पक्का मुसीबत बढ़ेगी। अभी तो चोरी ही हो रही है, कहीं मेरे कुछ करने पर किसी का कत्ल हो गया तो? ना बाबा ना, करने दो इनको आराम से चोरी। सीरत चोरों को देखकर भी अनदेखा कर देती है और चुपचाप पानी पीकर चली जाती है। उसे ऐसा देखकर चोर अपने साथी से कहता है,
बॉस उसने देखा नहीं या देखकर कोई चालाकी करने जा रही है। मुझे तो नहीं लगता कोई चालाकी करेगी। उसको देखकर ऐसा लगता है अंधी है। हमें क्या, चोरी करो और एक उसके पास रहो, शोर मचाएगी तो बेहोश कर देना। हम कौन सा खूनी चोर है जो पता चलने पे कत्ल कर देंगे। ठीक है बॉस। एक चोर सीरत पर नजर रखता है और बाकी के चोरी करते हैं। अच्छे से चोरी करके चोर घर से निकल जाते हैं और सीरत आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जिसके बाद अगली सुबह घर से चीजें गायब देखकर कमला अपना सर पीट रही होती है। हाय राम रे, बताओ रात के अंधेरे में हाथ साफ करके चले गए चोर। अरे बहू, तू रोज रात को जगती है पानी पीने के लिए, तूने ना देखे चोर? देखे थे ना माँ जी। क्या तुमने चोर देखे? तो शोर क्यों नहीं मचाया? किसी को कुछ बोला क्यों नहीं? आपने बोला था कि मुसीबत को कम करने की बजाय मैं उसे बढ़ाती हूँ, तो इस बार मैंने मुसीबत आने पर उसको नजरअंदाज कर दिया। कहीं मैं कुछ करती और मुसीबत बढ़ जाती तो सामान चोरी तो होता ही होता, साथ ही मेरी लाश भी होती या आप सबकी। सीरत की बात सुनकर कमला उठकर सीधा पवन के पास जाती है और उसे मुक्का मारते हुए कहती है, तू नहीं बोला था ना इसको कि मुसीबत में कुछ करने की जरूरत नहीं है? ले अब उसने कुछ नहीं किया और इस बार उसके कुछ ना करने से मुसीबत बढ़ गई। बेचारा पवन, उसने तो बस अपनी पत्नी को मुसीबत बढ़ाने से मना किया था, लेकिन उसका ये फैसला उसी के लिए मुसीबत बन गया। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इस घटना के बाद भी सीरत मुसीबतें बढ़ाना बंद नहीं करती और पवन उस पर गुस्सा करना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।